आप कैसे कैथल विधानसभा से जीत जो है वो दर्ज करेंगे, क्योंकि एक बड़ा चेहरा रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस से जो है वो कैथल में आपके सामने होंगे। जिस बड़े चेहरे की आप बात कर रहे हो, इसे भारतीय जनता पार्टी कई बार हरा चुकी है और अब ये चेहरा इतना धुंधला हो चुका है कि ये चेहरा अपनी पहचान भी खो चुका है। आप लोग टिकट मांगते रहे और कांग्रेस के नेता आप लोगों से हिसाब मांग रहे हैं, क्यों नहीं हिसाब दे देते? यात्रा चली हुई है दीपेंद्र हुड्डा की, हिसाब मांगो। पहले तो कांग्रेस को 10 वर्षों का हिसाब देना चाहिए कि नौकरियों के अंदर जो क्षेत्रवाद किया था और जो हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया था, उसका जो जवाब है वो कांग्रेस को देना चाहिए। जो किस प्रकार विकास के अंदर भेदभाव किया था, क्षेत्रवाद किया था, उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। किस प्रकार नौकरियों के अंदर धांधली की जाती थी, उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। इतने सारे विपक्ष ने मिलकर जो चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर अकेले चुनाव लड़ा और उसके अंदर भी भारतीय जनता दावा किया जा रहा था, 5 पर सिमट कर रह गए। अगर मैं बात करूं किसानों की बात करूं, किसानों को किस प्रकार 2-2 रुपए के 5-5 रुपए के चेक देकर उनके साथ भद्दा मजाक किया जाता था। तो नहीं मारी, देखिए चार्ज तो नहीं किया, आंसू गैस के गोले तो नहीं छोड़े किसानों के ऊपर। वो देखा गया बॉर्डरों पर किस तरह से आप किसान हितैषी हैं, आपकी पार्टी है, किस तरह से किसानों के साथ आप लोग लगे हैं, वो बॉर्डरों पर देखा गया है। देखिए मोहन जी, अगर बात करें किसानों की तो आप देखिए कि किस प्रकार किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को सम्मान के रूप में निधि दी जाती है, किस प्रकार फसलों के रेट बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे, आप फसलों के रेट की बात करें तो कितने बड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है जो किसानों के लिए काम किए गए हैं। कैथल विधानसभा से ताल ठोकी है और भारतीय जनता पार्टी की टिकट का दावा किया है। किस तरह से आप लगाते हैं कि कैथल विधानसभा से अब की बार फिर गुर्जर समाज पर भारतीय जनता दाव खेलेगी? जिला परिषद के वाइस चेयरमैन के नाते मैंने विकास कार्य करने का काम किया, लोगों के विकास के लिए काम किया, लोगों की सहूलियत के लिए काम किया, उनके दुख और सुख में मैं शामिल रहा। तो उसी अपनी कार्य प्रणाली के दम पर, उसी अपनी कार्यशैली की बदौलत मैं लोगों के बीच जाऊंगा और लोगों से अपने लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील करूंगा। एक अनार 100 बीमार जी। तो किस तरह से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी और आपको मैदान में उतारेगी? जबकि अपेक्षा की अगर बात करूं तो अग्रवाल समाज से भी बहुत चेहरे हैं और गुर्जर समाज से भी मौजूदा विधायक हैं, कहीं ना कहीं वो भी अब टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता नायब सिंह सैनी के रूप में आज इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, बड़ौली जी के रूप में एक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और एक आम परिवार के बीच से उठा एक आम परिवार का बेटा, मैं अगर कहूं माननीय मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कि मैं कैथल विधानसभा की सम्मानित जनता से यही अपील करूंगा कि वो कांग्रेस या विपक्ष के किसी प्रकार के बहकावे में ना आए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम करें। पानी पी लीजिए, गला सूख गया होगा। हरियाणा में विधानसभा संग्राम की तैयारियां जोरों शोरों पर है। तमाम पार्टियों के राजनेता अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। वहीं पर अगर आज बात करूं तो कैथल टीवी की हॉट सीट पर आज एक चेहरे को लेकर आए हैं जिन्होंने कैथल विधानसभा से ताल ठोकी है। चेहरे की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पूर्व में वाइस चेयरमैन जिला परिषद रह चुके हैं और वहीं बात करूं तो चेहरे की बात करूं तो गुर्जर समाज के चमकते उभरते सितारे हैं मुनीश कठवाड़ जी हमारे साथ हैं। और वहीं अगर बात करता चलूं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2019 के चुनाव में भी गुर्जर समाज पर दांव खेल चुकी है और 2024 में भी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज के चेहरे पर दांव खेलना चाहेगी। उसी को लेकर मुनीश कठवाड़ जी हमारे साथ हैं, इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने भी कैथल विधानसभा से ताल ठोकी है और जीत का दावा भरा है। लेकिन जीत का दावा किस तरह से भरा है, क्योंकि सामने अगर बात करूं तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कैथल में एक बहुत बड़ा चेहरा है और अपनी कहीं ना कहीं पहचान रखते हैं, उन्हीं तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। मुनीश कठवाड़ जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है मुनीश कठवाड़ जी कैथल टीवी के हॉट सीट पर। धन्यवाद मोहन भाई। सबसे पहले मैं सभी कैथल टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पहुंचे। मुनीश भाई, पहला सवाल सीधा सा, कैथल विधानसभा से ताल ठोकी है और भारतीय जनता पार्टी की टिकट का दावा किया है, किस तरह से आप लगाते हैं कि कैथल विधानसभा से अब की बार फिर गुर्जर समाज पर भारतीय जनता दाव खेलेगी?
देखिए मोहन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि वो राजनीति के अंदर और बढ़े, आगे बढ़े। और इसी के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि मैं लगातार 10 सालों से इस कैथल विधानसभा के अंदर काम कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहां काम कर रहा हूं और विभिन्न पदों पर रहते हुए यहां काम कर रहा हूं। जी। मुनीष जी, वहीं अगर बात करूं, दावा तो आपने भर दिया है, लेकिन आप कैसे कैथल विधानसभा से जीत जो है वो दर्ज करेंगे? क्योंकि एक बड़ा चेहरा रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस से जो है वो कैथल में आपके सामने होंगे, और उनसे कैसे जीत पाएंगे? देखिए मोहन जी, मैं आपको बता दूं कि चेहरा कोई बड़ा नहीं होता, जो सम्मानित जनता है वो बड़ी होती है। और इस जिस बड़े चेहरे की आप बात कर रहे हो, इसे भारतीय जनता पार्टी कई बार हरा चुकी है और अब ये चेहरा इतना धुंधला हो चुका है कि ये चेहरा अपनी पहचान भी खो चुका है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि किस प्रकार मैं जीत की बात कर रहा हूं, तो मोहन जी, मैं इस कैथल विधानसभा के अंदर, यही कैथल विधानसभा मेरी जन्मभूमि है, यही कैथल विधानसभा मेरी कर्म भूमि भी है। और इसी कैथल विधानसभा के अंदर मेरा गांव कठवाड़ी विधानसभा के अंदर आता है और मैं जैसे कि बता रहा हूं कि मेरा जन्म भी इसी विधानसभा के अंदर हुआ है। और इस कैथल शहर के अंदर भी मैं शुरू से यहां रह रहे हैं और इस कैथल शहर की हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर वार्ड के अंदर मेरी जानकारी है और मैं लोगों के दुख सुख में शामिल होता हूं। और जब पीछे की अगर मैं बात करूं, पूर्व में 2016 के अंदर मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, तो मेरे वार्ड की सम्मानित जनता ने मुझे उस चुनाव को जितवाने का काम किया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास कर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कैथल के जिला परिषद का वाइस चेयरमैन बनाया था। और उस वाइस चेयरमैन बनने के बाद मैंने यहां उस जिला परिषद के वाइस चेयरमैन के नाते मैंने विकास कार्य करने का काम किया, लोगों के विकास के लिए काम किया, लोगों की सहूलियत के लिए काम किया, उनके दुख और सुख में मैं शामिल रहा। तो उसी अपनी कार्य प्रणाली के दम पर, उसी अपनी कार्यशैली की बदौलत मैं लोगों के बीच जाऊंगा और लोगों से अपने लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील करूंगा। और जिस चेहरे की आप बात कर रहे हो, उस चेहरे को लोग नकार चुके हैं और लोगों का विश्वास माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर, माननीय नायब जी की नीतियों के ऊपर है। लोग, आपने देखा कि लोग किस प्रकार चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, और अब लोग, ये हरियाणा की जनता चाहती है कि नायब जी एक बार फिर यहां से मुख्यमंत्री बने। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। जी। तो किस तरह से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी और आपको मैदान में उतारेगी? जबकि अपेक्षा की अगर बात करूं तो अग्रवाल समाज से भी बहुत चेहरे हैं और गुर्जर समाज से भी मौजूदा विधायक हैं, कहीं ना कहीं वो भी अब टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मोहन जी, मैं इस बात को एक पॉजिटिव तरीके से लेता हूं। पॉजिटिव इसलिए कि जिस पार्टी की मजबूती होती है, जो पार्टी मजबूत है, जो पार्टी सरकार बनाने वाली पार्टी है, उसके अंदर कैंडिडेटों की भरमार होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस मजबूत पार्टी से मैं चुनाव लड़ूं और विधायक बनूं। तो इसलिए मैं बड़े पॉजिटिव तरीके से लेता हूं कि कैथल विधानसभा के अंदर बहुत सारे टिकटार्थी, और ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से मजबूत है, इसके अंदर टिकटार्थी है। कमी तो कांग्रेस के अंदर है, जहां टिकटार्थी नहीं है। टिकटार्थी केवल रणदीप सिंह सुरजेवाला और उसका बेटा ही है वहां, और इसके अलावा कोई टिकटार्थी है ही नहीं। तो मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी और कांग्रेस एक कमजोर पार्टी है कैथल तो में। वहां तो एक नार एक बीमार है, वहां तो कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पे किंतु परंतु देखी जा रही है। अगर टिकट एक को नहीं मिले तो कहीं नाराजगी भी देखी जा सकती है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में भुगतना पड़ सकता है। देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बड़ा एक अनुशासित कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार आप टिकटार्थियों की बात कर रहे हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ हर व्यक्ति, एक आम से आम साधारण कार्यकर्ता भी टिकट के लिए बात कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी विधानसभा का टिकट मांग सकता है, भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता लोकसभा का टिकट मांग सकता है, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता नायब सिंह सैनी के रूप में आज इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, बड़ौली जी के रूप में एक प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, और एक आम परिवार के बीच से उठा एक आम परिवार का बेटा, मैं अगर कहूं माननीय मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, और तभी
पार्टी के अंदर इतने टिकटार्थी हैं, और जितने टिकटार्थी हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उसमें लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप लोग टिकट मांगते रहे और कांग्रेस के नेता आप लोगों से हिसाब मांग रहे हैं, क्यों नहीं हिसाब दे देते? यात्रा चली हुई है दीपेंद्र हुड्डा की, हिसाब मांगो। देखिए मोहन भाई, मैं तो कहना चाहूंगा ये कांग्रेस के लिए बड़े शर्म की बात है कि वो हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं। मोहन जी, उन्हें अपने 10 वर्ष का टाइम देखना चाहिए, जब 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही। पहले तो कांग्रेस को 10 वर्षों का हिसाब देना चाहिए कि नौकरियों के अंदर जो क्षेत्रवाद किया था और जो हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया था, उसका जो जवाब है वो कांग्रेस को देना चाहिए। जो किस प्रकार विकास के अंदर भेदभाव किया था, क्षेत्रवाद किया था, उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। किस प्रकार नौकरियों के अंदर धांधली की जाती थी, उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। और जो नौकरियां और अन्य जो, आप अगर मैं बात करूं किसानों की बात करूं, किसानों को किस प्रकार 2-2 रुपए के 5-5 रुपए के चेक देकर उनके साथ भद्दा मजाक किया जाता लाठियां था। तो नहीं मारी, देखिए लाठी चार्ज तो नहीं किया, आंसू गैस के गोले तो नहीं छोड़े किसानों के ऊपर। आप लोगों ने तो वो हद भी पार कर दी। देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार करने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ ले चलने वाली और किसानों के द्वारा और किसानों के लिए बनाई गई सरकार है। वो देखा गया बॉर्डरों पर किस तरह से आप किसान हितैषी हैं, आपकी पार्टी है, किस तरह से किसानों के साथ आप लोग लगे हैं, वो बॉर्डरों पर देखा गया है। देखिए मोहन जी, अगर बात करें किसानों की, तो आप देखिए कि किस प्रकार किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को सम्मान के रूप में निधि दी जाती है, किस प्रकार फसलों के रेट बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे, आप फसलों के रेट की बात करें तो कितने बढ़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है जो किसानों के लिए काम किए गए हैं। हुड्डा ने तो 2 रुपए के और 5-5 रुपए के चेक देकर कांग्रेस ने तो किसानों का मजाक बनाने का काम किया था। आज फसल बीमा के द्वारा किसानों की अगर फसल खराब होती है उन्हें मुआवजा दिया जाता है। आज किसी प्रकार के किसानों के साथ लूट मार नहीं की जाती। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सभी वर्गों का ध्यान रखती है और सभी वर्गों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। अच्छा चलिए, 2024 पर अगर हम गौर फरमाएं तो क्या लगता है कि 2024 में अब की बार क्या होगा? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की कुर्सी पर दोबारा बैठ पाएगी? देखिए मोहन जी, अगर आप 2024 की बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके अंदर सारा विपक्ष और अन्य पार्टियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। मैं हरियाणा पे ही आ रहा हूं मोहन जी, और आप देखिए कि उस इतने सारे विपक्ष ने मिलकर जो चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर अकेले चुनाव लड़ा, और उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी किया जा रहा था, 5 पर सिमट कर रह गए। देखिए, जो जनमत है उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप एक बात देखिए मोहन जी, 10 साल के बाद जब कांग्रेस यहां चुनाव लड़ने के लिए आई थी, 10 साल के बाद आपने देखा कि कांग्रेस की क्या स्थिति थी, किस प्रकार कांग्रेस की स्थिति हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष के बाद जब चुनाव लड़ने के लिए आई है, तो 5 सीटें जीतकर और इसे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाकर ये लोगों का विश्वास जो माननीय सरकार बनाई है। देखिए मोहन जी, आप इसे और तरीके से देखते हैं, मैं कहता हूं कि सहयोगी के साथ सरकार बनाई। साफ है, आईने की जरूरत नहीं है। आप जिस प्रकार बैसाखी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने हर सहयोगियों का सम्मान करती है, किसी बैसाखी नहीं, उसके सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है, और अन्य जो हमारे सहयोगी दल है उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ ये मिलकर ये सरकार बनाई है। चलिए, आप जीत का दावा कर रहे हैं, दोबारा से सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जिस प्रकार इस प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी किस प्रकार लोकहित के लिए हर रोज नया कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, और पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल जी ने किस प्रकार इस हरियाणा प्रदेश के लिए जन कल्याणकारी नीतियां बनाने का काम किया, उन्हीं जन कल्याणकारी नीतियों की बदौलत हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 2024 में दोबारा लोगों के बीच में जाएंगे, और मैं आपको पूरा 2024 में दोबारा सत्ता की कुर्सी पर बैठ पाएंगे। मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं कि 2000 लोकसभा के चुनाव में आप लोगों को मुंह की खानी पड़ी, 5 सीटों पर सिमट गए, लोगों की नाराजगी साफ तौर पर जी आप देखिए, पूरा विपक्ष मिलकर भी हम 5 सीट यहां लेके आए। जब कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए 10 साल के बाद आई थी, आप उनकी स्थिति देख लिए, कितनी दयनीय स्थिति थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर लोग भरोसा कर रहे हैं, और नायब जी जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है उनकी नीतियों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़ोली जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ेगी, और एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करेंगे। मुनीष जी, मेरा सीधा सा सवाल है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल बढ़िया था,
या मौजूदा में मुख्यमंत्री नायब सैनी रहे उनका कार्यकाल सही है? देखिए मोहन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार की जन कल्याणकारी नीति और जिस प्रकार से ईमानदारी से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश के अंदर सत्ता चलाई, उसी को, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी दी जाती है उसे वो सहर्ष स्वीकार करता है, और जिस कार्यकर्ता को जो जो भी पद मिलता है उसे वो सहर्ष स्वीकार करता है। तो मैं अगर बात करूं कि दोनों हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, उनकी नीतियों को और उनकी नीतियों का अनुसरण करके आगे बढ़ने वाले माननीय नायब सिंह सैनी जी इस प्रदेश के हर वर्ग की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से अब नायब सैनी के साथ कारवां जुड़ता जा रहा है, लोग नायब सैनी के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोकसभा ये जो फैसला अभी लिया गया, ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था? नायब सैनी को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बहुत पहले बना देना चाहिए था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व में रहे उनको पहले हटा देना चाहिए था, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की हालत लोकसभा में हुई है, कम से कम उससे तो बच जाते, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता। देखिए मोहन जी, जिस आप दशा की बात कर रहे हो, वो दशा किसी के स्थान बदलने से या पद बदलने से नहीं हुई। वो दशा ये थी कि पूरा विपक्ष मिलकर एक गलत एजेंडा फैलाकर, बात ना करें, पूरे विपक्ष की बात ना करें, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में थी। हरियाणा के अंदर ये दो ही मेन पार्टी थी और पार्टियां नहीं और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का तो चलो कोई वजूद हरियाणा में नहीं है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ही का आपस में मुकाबला था, तो 5 सीटें आपसे छीन कर ले गए हैं वो। अगर मैं बात करूं कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहां से वोटें ली है। कांग्रेस की आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ यहां चुनाव लड़ी है, कांग्रेस थी नहीं, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही था मोहन भाई, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट तैयार नहीं हुआ, तब जाकर ये सीट आम आदमी पार्र्टी को दी। पांचों कांग्रेसी हैं, चलो आम आदमी पार्टी हार गई यहाँ से, लेकिन 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जनमत को स्वीकार करते हैं, लेकिन मोहन भाई आप देखिए कि इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिला, तभी उन्हें ये सीट आम आदमी पार्टी को देनी पड़ी। और आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस यहाँ कोई मजबूत स्थिति में है। चलिए आपके चुनाव पर थोड़ा सा गौर फरमा लें। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है और लोग आपको आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ की, हरियाणा की विधानसभा में भेजते हैं, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं कैथल विधानसभा के लिए? क्या रोड मैप आपका रहने वाला है कि जो कार्य आपने सोचे हैं, सपने सजोए हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा और क्या क्या वो कार्य हैं? देखिए मोहन जी, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी मुझे यहाँ से चुनाव लड़वाती है और कैथल की सम्मानित जनता अगर मुझे यहाँ से जितवाने का काम करती है, तो जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व है और माननीय नायब जी के नेतृत्व में यहाँ जो कैथल के विकास कार्यों को और गति देने का काम करेंगे और जो शहरी एरिया है उनमें डेवलपमेंट का काम करने का काम करेंगे, और कोई ना कोई, जैसे कोई फैक्ट्री या कोई ऐसा इंडस्ट्री यहाँ लगाने का काम करेंगे, या सरकार की तरफ से ऐसी कोई वो जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास है वो शहरों की तरह हो, इस प्रकार का वातावरण हम कैथल के अंदर तैयार करने का काम करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि जब हम चुनाव में जाए अगली बार, तो कैथल हरियाणा का नंबर 1 शहर हो और कैथल विधानसभा हरियाणा की नंबर 1 विधानसभा हो। पानी पी लीजिए, गला सूख गया होगा। मोहन जी, मैं बताना चाहूंगा, मेरा गला नहीं सूखा, गला तो हमारे कांग्रेस के साथियों का सूखा होगा, हमारे विपक्ष के साथियों का सूखा होगा, जो दिन रात लोगों से झूठ बोलते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लोगों का माहौल है उससे डरते हैं, और उस डर से जब उनका गला सूख जाता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का अभी पिछला बयान था कि भाजपा को कुछ और नहीं दिखता, सिर्फ रणदीप सिंह सुरजेवाला दिखता है, सपने में भी रणदीप सिंह सुरजेवाला दिखता है और वैसे भी रणदीप सिंह सुरजेवाला दिखता है, जब भी कुछ कहना है तो रणदीप सुरजेवाला के ऊपर कटाक्ष करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं ये बात नहीं मानता, मुझे तो लगता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को शायद कांग्रेस भी भूल चुकी है। आप बीजेपी की बात कर रहे हो, आप देखा होगा जब पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ आए थे, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां मौजूद नहीं थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने उन्हें इग्नोर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में ऐसा बयान देकर वो अपनी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि लोग उन्हें देखे, उन्हें उनकी तरफ ध्यान करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या, कांग्रेस ने भी उन्हें इग्नोर कर चुके हैं। अच्छा मुनीश भाई, अगर 2024 में आपको ये भी सोच लिया जाए, वैसे भगवान ना करे कि ऐसा हो, आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है, तो क्या आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, मैं मोहन भाई, जब हमने इंटरव्यू शुरू किया था तो मैंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं कैथल विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य साथी को मौका देगी तो उसके साथ मिलकर ये चुनाव जितवाने का काम करेंगे और इस कैथल विधानसभा को फिर से जीतने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, 2024 में नायब सैनिक के चेहरे को लेकर दोबारा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारियां कर रही है, कितना कारगर साबित होंगे मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी? मोहन जी, आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जिस प्रकार आपने भी बताया कि लोगों का हजूम नायब जी के लिए उमड़ रहा है, किस प्रकार उनकी जन कल्याणकारी नीतियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं और जिस प्रकार वो सीएम हाउस के अंदर आपने देखा कि सीएम हाउस के दरवाजे उन्होंने खोल दिए और अब आम लोग भी अपने मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री हर आम आदमी की पहुंच तक है। तो इस प्रकार के नेतृत्व को पाकर, इस प्रकार के नेता को पाकर लोग खुश हैं और उनके जो नेतृत्व है उनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर कैथल क्या पूरे हरियाणा के लोग उस पर मोहर लगाने का काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश की जनता नायब सिंह सैनी जी को एक बार फिर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। चलिए, अंत में तमाम लोग आपको देख रहे हैं, कैथल विधानसभा के तमाम साथी आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ अपील रहने वाली है? देखिए, मैं कैथल विधानसभा की सम्मानित जनता से यही अपील करूंगा कि वो कांग्रेस या विपक्ष के किसी प्रकार के बहकावे में ना आए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम करें और आगे आने वाले इस विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ही जितवाने का काम करें और जिस विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस विकास के क्रम को जारी रखा है, इसे और गति मिल सके, इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर आगे आने वाले समय में इस कैथल सीट को फिर से भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश कटवाड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई। और ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य है और पूर्व में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन रहे। और फिलहाल मौजूदा की बात करूं तो कैथल विधानसभा से ताल ठोक चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपील भी कर रहे हैं, गुहार भी लगाई है कि अब की बार मुनीश कटवाड़ को आप टिकट दें ताकि ये मैदान में उतरें और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर कैथल विधानसभा से जितवाकर जो है वो एक सीट और झोली में डालें। लेकिन देखना यह होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है, लेकिन साफ तौर पर मांग की है और ताल ठोक चुके हैं मुनीश कटवाड़ जी, क्योंकि लगातार गुज्जर समाज पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब की बार 2024 में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कैथल टीवी की हॉट सीट पर थे युवा नेता मुनीश कटवाड़। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सा चेहरा कैथल विधानसभा में पसंद है जो भारतीय जनता पार्टी से रणदीप सिंह सुरजेवाला को टक्कर देगा, क्योंकि साफ तौर पर तय है कि कांग्रेस से रणदीप सिंह सुरजेवाला मैदान में होंगे और भारतीय जनता पार्टी का कौन चेहरा होगा। कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।